छोटू कहाँ है? कहीं खेलने चला गया, अभी तक नहीं आया। वो अभी आ जाता, रघु के साथ आ जाएगा। तुम झोला नहीं लाए? रघुवर की माँ ने पूछा। मैं भूल गया। अरे यहाँ क्या मिलेगा? मकोई, बेर, कांदा कुछ भी मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा तो तालाब से झोला धोकर ले आएंगे। इसी पगडंडी से चलो, दूर बरगद का पेड़ दिख रहा है। रास्ते में एक बड़ा बंदर एक पेड़ से उतरकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। धुआं उठ रहा है उधर, पिता ने कहा। बूढ़ी अम्मा रात के खाने की तैयारी कर रही होंगी। अभी तो सूरज भी नहीं ढला। उजाले उजाले में काम करने में अच्छा रहता है। हाँ, बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी दिखी। जब ये यहाँ पहुंचे तो एक बंदरिया पेट में बच्चा चिपकाए अचानक कूदते हुए बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। अभी डूबते सूर्य का प्रकाश हो रहा था। इधर सूर्य इस तरह डूब रहा था जैसे यह पश्चिम की जगह है। पूरा पश्चिमी डूबते सूर्य से हल्का लाल प्रकाशित हो रहा था। डूबते सूर्य का प्रकाश इतना था कि सूर्य यहीं कहीं पास में डूब रहा था और उसका डूबना बहुत देर से डूबना था। सूर्य का डूबना ठहरा हुआ डूबना था। आसपास और दूर दूर से पक्षी इधर के पेड़ों की तरफ लौट रहे थे। यह पूरी जगह अभी बसेरे की जगह में बदल रही थी। यहाँ जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है कि बहुत जी गए और मृत्यु यहाँ से बहुत समीप हो, पिता ने कहा। इतना अच्छा कि बहुत जीने के बाद भी बचा हुआ है। मृत्यु यहाँ से पास हो, परंतु वहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लगेगी। ठीक कहती हूँ, देर का जीवन बचा है। क्या हम यहाँ से मृत्यु को देख सकते हैं? बचे जीवन को देख लेने के बाद फुर्सत मिलेगी तब। जीवित आंख से मृत्यु नहीं, जीवन दिखता है। हाँ, उनकी आवाज़ सुनकर बूढ़ी अम्मा बाहर आ गई थी। हवन के धुएं की गंध आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने दोनों को देखते ही जीते रहो कहा। छोटू नहीं आया? बूढ़ी अम्मा ने कहा। नहीं आया। बूढ़ी अम्मा ने दोनों के लिए चाय बनाई। रघु की माँ ने सहायता की। चाय जल्दी बन गई थी। चाय पीकर दोनों पगडंडी घूमते रहे। थोड़ी दूर तक उनके आगे आगे एक बंदर पूंछ उठाए दौड़ रहा था, फिर कहीं चला गया। वे दोनों डूबते सूर्य के पश्चिमी केंद्र में थे, इसीलिए उजाले में थे। उसी उजाले में दोनों जा रहे थे। उसके बाहर उजाला कम हो गया था। एक तालाब में लाल कमल था, एक छोटे तालाब में सफेद कमल थे। पिता छोटे तालाब के अंदर घुसे और 2 कमल के फूल तोड़े। तुम भी तोड़ लो। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। इसे तोड़ो, यह पास है। रघु की माँ अंदर घुसी और उसने भी एक फूल तोड़ा। दोनों टीले पर चढ़ गए। पत्तों के ढेर के पास रघु की माँ को सोंसी की एक परपट्टी मिली। दोनों लौटने लगे। रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे चौड़ी पंखुड़ियों वाले सफेद फूल पड़े थे। पेड़ फूलों से लदा था। पिता को फिर झोला की याद आई। झोला होता तो झोले में फूल भर लेते। याद दिलाई तो थी। याद करने के बाद फिर भूल गए। रघुवर की माँ के मन में आया कि वह एक फूल चोटी में खोस लेती, पर नहीं खोसी। पिता के मन में आया कि रघुवर की माँ की चोटी में वे फूल खोस देते, पर नहीं खोसे। पेड़ के नीचे से जब वे आगे बढ़े तो फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई, पर उनको पता नहीं था। पहले एक फूल की सुगंध इनके साथ हुई, फिर बहुत से फूलों की सुगंध उनके साथ हो गई। सूर्य के डूबने का पश्चिम केंद्र उनके साथ साथ चला आ रहा था, इसीलिए उनके साथ संध्या का उजाला था। ये दोनों खिड़की के पास गए तो देखा रघु किताब पढ़ रहा था। छोटू भाभी के पास बोरे पर लेटा हुआ था। वह अपनी पेटी खोलकर कुछ उठाना धरना कर रही थी। इतने में सबने एक साथ खिड़की की तरफ देखा। शायद आहट आई थी, पर दोनों चुपचाप आए थे। आहट नहीं थी, पर सबको एक साथ फूलों की सुगंध आई थी। उस सुगंध की कोई आहट हुई हो। सब एक साथ उठकर खिड़की के बाहर आए। अम्मा ने सिर को ढांक लिया था। पिता ने कमरे के अंदर जाने के पहले खिड़की के बाहर से बहू को कमल के फूल पकड़ाए। सोंसी को लगा कि अम्मा ने चोटी में फूल खोसा है। अम्मा सिर को ढाके हुई थी, इसीलिए पता नहीं चला। कमरे से अंदर आकर पिता नई चप्पल पहनकर खड़े हो गए। अम्मा ने चुपके से सोंसी के हाथ में कुछ पकड़ाया। सोंसी ने देखा कि उसकी पैर पट्टी थी। वह टीले पर भूल आई थी। रघुवर प्रसाद ने अम्मा को पैरपट्टी देते हुए देख लिया था। बहुत फूलों की गंध के बाद एक आखिरी फूल की सुगंध अम्मा के पास बच गई थी। उस फूल की गंध को अम्मा के पास से चले जाने की याद नहीं थी।
अम्मा, पिता और छोटू को गए हुए 2 दिन हो गए थे। छोटू का रुकने का मन था, पर पिता का मन छोटू को साथ ले जाने का था। सुबह जाते समय पिता टट्टी का ताला अपने साथ ले जाना चाहते थे, पर रघु की माँ ने मना कर दिया। जब उन्हें अम्मा के पैर छुए, तब अम्मा ने अपने कान के सोने की एक छोटी फुल्ली उतारी और कहा, बहू, इसे तू रख ले, एक कान में पहन लेना, दूसरे कान का छोटू के दुल्हन के लिए है। जाने का मन न हो तो तुम रुक जाओ, रघुवर के पिता ने कहा। चलो, अम्मा ने कहा। छोटी ने भैया भाभी के पैर छुए, रघुवर ने पिता और अम्मा के, सोनसी ने पिता और अम्मा के दोबारा पैर छुए। बस के जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद वहीं आसपास घूमते रहे। फिर थोड़ी देर बाद घर आए। सोनसी, तूने अम्मा की फुल्ली कान में पहन ली? नहीं। सोनसी ने कानों में चांदी की बाली पहनी थी। उसने एक बाली उतारी और सोने की फुल्ली पहनी। इसको रख दूं? उसने उतारी हुई चांदी की बाली को दिखाते हुए पूछा। दूसरे कान में इसको भी पहन लूं? 2 चांदी की बाली एक साथ? हाँ, एक साथ। एक में 2 चांदी की बाली और दूसरे में अम्मा की सोने की फुल्ली। पैरपट्टी पहन ली? हाँ। सोनसी ने रघुवर प्रसाद को अपने दोनों पैर दिखाए। खिड़की की चौखट पर एक सांवली लड़की खड़ी थी। वह दोनों हाथों में चौखट पकड़ी हुई थी। वह तैयार होकर आई थी। चौखट पर उसके दोनों हाथों की एक एक छोटी उंगली में नेल पॉलिश लगी हुई थी। सोनसी उसके पास आई। अंदर आओगी? नहीं, उसने शर्मा कर कहा। सोनसी ने अपनी पेटी खोली। एक पुराने टिन के डिब्बे में नेल पॉलिश, बालों की क्लिप, बिंदी, रबर बैंड और एक चौड़ी नया लाल फीता था। सोनसी नेल पॉलिश की शीशी लेकर खिड़की के पास आई। घुटने के बल वह बैठ गई। हाथ मत हिलाना, मैं तुम्हारे सब अंगुलियों में नेल पॉलिश लगा देती हूँ। पर लड़की उचक उचक कर अपने अंगुलियों में नेल पॉलिश लगाना देखना चाहती थी। सोनसी ने उसकी अंगुलियों में नेल पॉलिश लगाई। पैर में? अभी पैर में नहीं। खिड़की की तरफ दोनों ने आड़ के लिए बड़ी खटिया को घुमाया। खटिया पर उन्होंने तहाया हुआ बिस्तर रख दिया। खटिया की आड़ उनके कमरे के अंदर दूसरा कमरा थी। रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय जाने का मन नहीं था। हाथी न आए तो अच्छा है। छोटू 2 बार हाथी पर बैठकर महाविद्यालय घुमाया था। पिछले 2 दिनों से रघुवर प्रसाद महाविद्यालय से जल्दी आ रहे थे। खटिया के आड़ में रघुवर प्रसाद बैठे हुए थे। सोनसी वहां आकर लेट गई। लेट जाओ, सोनसी ने कहा। अभी हाथी के आने का समय हो रहा है। अभी हाथी के आने का समय हो रहा है। जब हाथी आएगा तब उठ जाना। अच्छा कहकर रघुवर प्रसाद लेट गए। दीदी, दीदी, 2-3 बच्चों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। क्या है? सोनसी ने खटिया की आड़ से झाँक कर कहा। मेरी उंगली में भी नेल पॉलिश लगा दो, तीनों लड़कियों ने कहा। तीनों हाथ मुंह धोकर आई थी। उनकी उंगलियां चौखट पर आई थी। रुको, अभी आती हूँ। सोनसी नेल पॉलिश लेकर फिर बैठ गई। यह देखकर रघुवर प्रसाद खटिया की आड़ से बाहर आ गए। उन्होंने महाविद्यालय जाने की तैयारी शुरू कर दी। कपड़े पहन लिए। क्या हुआ? अब महाविद्यालय जा रहा हूँ। सोनसी जल्दी जल्दी नेल पॉलिश लगाती रही। तीसरी लड़की का केवल एक हाथ चौखट पर था। तुम्हारा दूसरा हाथ दो, तीसरी लड़की से सोनसी ने कहा। नहीं है, लड़की ने कहा। सोनसी ने खड़े होकर फिर देखा कि कोहनी के पास उसका हाथ कटा हुआ था। मैं तुम्हारे माथे पर बिंदी लगा देती हूँ। सोनसी ने उसके माथे पर बिंदी लगा दी। हाँ, ठंडा है, उस लड़की ने खुश होकर कहा। हाथी आया, बाहर आवाज आ रही थी। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। हाथी दूर था। मैं जाता हूँ कहकर हाथ में जूता पकड़े नीम के पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। हाथी आया। रघुवर प्रसाद जूता लिए हाथी पर बैठ गए। हाथी चला गया तो सोनसी उदास हो गई। वह घर का काम करने लगी। जब तक रघुवर प्रसाद घर में रहते, सोनसी का काम रुका हुआ होता। वह रघुवर प्रसाद के आने के पहले सब काम कर लेना चाहती थी। शाम को रघुवर प्रसाद जब लौटे तो उन्होंने साधु को चाय पीकर जाने के लिए कहा। रघुवर प्रसाद अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद साधु को देखने वे बाहर आए तो साधु नहीं दिखा। हाथी वहीं सिर हिलाते डुलाते खड़ा हुआ था। चूंकि वह हाथी छोड़कर चला गया था, इसीलिए उसे हाथी के आसपास ही होना चाहिए। जल्दी आ जाएगा। हाथी बंधा हुआ नहीं था। हाथी के आसपास 1-2 बच्चे बड़े इकट्ठे हो रहे थे। रघुवर प्रसाद ने उनको सावधान करते हुए कहा, हाथी खुला हुआ है, दूर रहना। आसपास खड़े हुए लोग दूर चले गए।
हाथी नीम के पेड़ की डाल को सूंड से पकड़कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघुवर प्रसाद हाथी को ताकते हुए बैठे थे। हाथी पहले वहीं पर इधर उधर डोलता रहा, फिर थोड़ा आगे पीछे चलने लगा। रघुवर प्रसाद को भय लग रहा था, पड़ोसियों को भी डर लगने लगा था। कुछ होता तो जिम्मेदारी रघुवर प्रसाद की होती। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि वे अब कभी हाथी पर नहीं बैठेंगे। हाथी पर नहीं जाएंगे तो हाथी यहाँ आएगा भी नहीं। कम से कम इस तरह का खतरा तो नहीं होगा। सुनसी दरवाजे के पास खड़ी थी। सुनसी, तू अंदर जा, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनसी का अंदर जाने का मन नहीं था। वह रघुवर प्रसाद के पास खड़े रहना चाहती थी। सुनसी, दरवाजा बंद कर दो, खिड़की से हवा आ रही है। मैं तुम्हारे पास रहूंगी। अच्छा, घर में कोई डंडा है क्या? डंडा क्या करोगे? घर की तरफ हाथी जाएगा तो उसे हट हट करके भगा तो सकेंगे, शायद वह डर जाए। हाथी डंडे से डर जाएगा? सुनसी ने पूछा। और क्या कर सकते हैं, तुम डंडा तो ले आओ, शायद डर जाए। छोटू के खेलने का एक डंडा पड़ा था, उसे लेकर वह आई। यही है? और बड़ा नहीं था? नहीं, यही है। ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। तुम जाकर आसपास देखो, साधु कहीं बैठा होगा। कहीं अचानक चला तो नहीं गया? या धोखा देकर जाना हुआ? अचानक धोखा देकर, पत्नी ने कहा। तुम दरवाज़ा बंद कर लोगी? हाँ, मैं दरवाज़ा बंद कर लूँगी। रघुवर प्रसाद साधु को देखने गए। पत्नी दरवाज़ा बंद कर बाहर आई। वह रघुवर प्रसाद को देख रही थी। रघुवर को जाते हुए हाथी ने भी देखा। हाथी रघुवर प्रसाद के पीछे पीछे जाने लगा। इतने दिनों में हाथी रघुवर प्रसाद को पहचानने लगा था। रघुवर प्रसाद को सावधान करते सुनसी दौड़ने लगी। हाथी धीरे धीरे जा रहा था। हाथी के पीछे जाती हुई एक भीड़ डरकर रुक गई थी। सुनसी रघुवर प्रसाद के पास पहुंची। उसने कहा, तुम्हारे पीछे पीछे हाथी आ रहा है। सुनसी प्रसाद को भींचकर अदृश्य कर देना चाहती थी। क्या हुआ? चौंककर रघुवर ने सुनसी से पूछा। तुम्हारे पीछे हाथी आ रहा है। सुनसी ने रघुवर प्रसाद को पकड़े हुए कहा। वह तो आ गया। सुनसी के माथे पर लट को हटाते हुए रघुवर प्रसाद ने कहा। सुनसी को लिपटाते हुए वे भय रहित थे। हाथी उनके पास खड़ा था। दोनों ने देखा, अब सड़क पर कोई नहीं था। सड़क खाली हो गई थी, दरवाजे बंद थे। सीरस के पेड़ पर एक 12-13 साल का लड़का बैठा था। वह पेड़ पर बैठा हुआ बीड़ी पी रहा था। वह हाथी से डरकर पेड़ पर नहीं बैठा था, छुपकर बीड़ी पीने के लिए पेड़ पर बैठा था। वहाँ हाथी से सुरक्षित बीड़ी पीते बैठे रहना उसे अच्छा लग रहा था। उसने सीरस की एक डाल तोड़ी और हाथी की तरफ फेंकी। हाथी ने सूंड बढ़ाकर डाल को उठाया और सूंड को इधर उधर डुलाते हुए छोड़ दिया। रघुवर प्रसाद जाने को थे। आओ चले, रघुवर प्रसाद ने कहा। रघुवर प्रसाद और सुनसी को जाते हुए देख हाथी ने जोरों से सिर हिलाया, फिर उनके पीछे हो लिया। रघुवर प्रसाद सुनसी को घर के अंदर ले गए। हाथी पेड़ के पास खड़ा रह गया। अच्छा हुआ वहीं रुक गया, पीछे पीछे घर के अंदर आ सकता था। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा उड़का दिया था। थोड़ी देर वे सुनसी के साथ चरपाई की आड़ में लिपटे पड़े रहे, फिर उठे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगली वीडियो में। धन्यवाद।